दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का 20 प्रश्नों का टेस्ट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से हम पिछले संडे का टेस्ट लिए थे उसी तरह से होगा दोस्तों। आपको करना है कि 20 प्रश्न का आंसर, पहले सभी प्रश्न का आंसर आपको पहले खुद देना है, उसके बाद हमारा आंसर देखना है। क्योंकि दोस्तों आपको हम साथ साथ में आंसर भी बताते चलेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो भी प्रश्न आएगा उसका आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, उसके बाद आंसर देखना है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 20 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। ये सभी प्रश्न दोस्तों हम पहले करवा चुके हैं, बस आपका जो है टेस्ट है, तो आप ईमानदारी के साथ 20 प्रश्न में कितना सही करते हो वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का मात्रक है। पहला ऑप्शन दे रहा है ओम, दूसरा में दे रहा है ओम मीटर, तीसरा में दे रहा है वोल्ट पर मीटर और चौथा में दे रहा है ओम पर मीटर, ठीक है। तो देखिए मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का मात्रक पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप फार्मूला जानते होंगे कि R बराबर जो होता है रो एल वाई के ए होता है, ठीक है। यहाँ मेरा जो R है रेजिस्टेंस है, रो है जो मेरा रेसिस्टिविटी है और एल लेंथ है और ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर रो बराबर हम फार्मूला लिखना चाहेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, आर ए बटा के एल हो जाएगा, ठीक है। आर ए बटा के एल हो जाएगा। तो आर बराबर क्या होता है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है तो ओम होता है। और एरिया का क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर हो जाता है और लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे कटेगा तो 1 मीटर बच जाएगा, तो यानी कि ओम मीटर यहाँ पे मेरा बच गया। तो ओम मीटर देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, अबिंदुत का, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वह निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष का अगर यहाँ पे देखिए और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप वहाँ पे याद रखिएगा उत्तल लेंस का, ठीक है। उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वह दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और अबिंदुकता को दूर करने के लिए जो है दोस्तों आप याद रखिएगा बेलनाकार जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसे भी बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है अबिंदुकता को दूर करने के लिए, आप इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। आपको हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे बताया, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए और उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष का और अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप सभी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक कोई भी जरूर पूछेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा में कह रहा है कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी यानी बाइनरी होता है, यानी 25 जो आपका डेसिमल नंबर दिया हो, ठीक है दोस्तों, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखिए आपको काफ़ी आसान तरीका से बता रहे हैं, आपको हम पहले भी बताए थे। तो देखिए आपको कुछ नहीं, आपको जो जिसका निकालना है यहाँ पे इस तरह से लिखना है, आपको इस तरह से लाइन खींच लेना है। तो यहाँ जब आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा यानी द्विधारी संख्या में, तो वहाँ से 2 से आप भागा लगाइएगा, ठीक है। तो अगर 2 से भागा लगाइएगा तो कितना मरतब लगेगा, 12 मरतब है, यानी जो टाइम्स में लगेगा वहाँ पे यहाँ पे लिख देना है। 12 मरतब लगा तो 12 दूनी 24, ठीक है। 24 यानी मेरा यहाँ पे 25 है, तो एक शेषफल बच जाता है, तो शेषफल को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा शेषफल यहाँ पे लिखेंगे और फिर 2 से भागा लगाएंगे, तो 2 से भागा लगाएंगे तो देखिए 6 टाइम्स में पूरे कट जा रहा है, ठीक है। शेषफल बचा नहीं ना, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 से भागा लगाइएगा तो कितना मतलब 3 टाइम्स में कट गया, शेषफल बचा नहीं तो फिर यहाँ लिखिएगा। फिर 2 से भागा लगाइएगा, फिर यहाँ पे देखिए एक टाइम में लगेगा और शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। अब तो भागा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो ये करने मतलब यहाँ तक हो गया। अब इसको ये वाला जो लिखा हुआ है नीचे से ऊपर की ओर आपको लिखना है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा नीचे से ऊपर की ओर आपको लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि ऊपर से नीचे की ओर लिखे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या लिख कर आ जाएगा 1 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसका बेस में होता है जो 2 होता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, मेरा सी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इसी तरह से आपको बताना है, खाली इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर आप लिखिएगा, ठीक है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ठीक है। आप इसलिए इसे प्रैक्टिस करके जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा में कह रहा है कि प्रकाश है
यांत्रिक तरंग, पहला ऑप्शन दे रहा है, दूसरा में दे रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग, और तीसरा में दे रहा है ए और बी दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रकाश जो होता है दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर कह रहा है कि कुंडली में अपने धारा के कारण ही विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है। यानी कुंडली में अपने ही धारा के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? चुंबकीय कहलाता है, चुंबकीय घूर्णन कहलाता है, स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन, या चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे स्वप्रेरण कहलाता है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, सेल्फ इंडक्शन। कुंडली में अपने ही धारा के कारण जो विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना जो कहलाता है वह स्वप्रेरण कहलाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट बराबर होता है। तो देखिए आपको ऑप्शन दिया है, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट बराबर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 1 यूनिट जो बराबर होता है, 1 यूनिट जो विद्युत ऊर्जा में बराबर होता है दोस्तों, वह 1 किलो वाट घंटा के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट जो बराबर होता है वह 1 किलो वाट घंटा के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको हम पहले बताएं कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है। पहले आपको इसका वैल्यू याद करवाए हैं, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, मेरा सी ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे देखिएगा, आप विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट बराबर अगर पूछेगा तो वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर ही होता है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, आप इसे भी अच्छी तरह से याद रखिएगा, और इसका वैल्यू तो आप जानते ही हैं, ठीक है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे इस चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है कि अपटाई ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात होता है 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अप चाइल्ड ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वह 1 से कम होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा 1 से कम। यही यहाँ पे अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया हुआ रहता और वहाँ पे आपसे पूछा जाता कि ट्रांसफार्मर अनुपात कितना होता है तो वहाँ पे 1 से अधिक मारते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अप चाइल्ड ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 8वां नंबर में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है दोस्तों वह कितने के बराबर होता है? तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। आप हमेशा इस वैल्यू को याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 9 में करे कि एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परिवर्तन नहीं होता है इसके आयाम में, तरंगदैर्घ्य में, वेग में, आवृत्ति में। यानी एक वर्णीय प्रकाश है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो इसमें जो किसका जो होगा परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसमें चेंजेज नहीं आएगा। तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है दोस्तों वह चेंज नहीं करता है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है। तो इसलिए मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 10वां नंबर में कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव होता है वाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ पे प्राप्त करने के लिए यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार किया जा रहा है तो उसमें जो जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव मिलाया जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जर्मेनियम में जो होगा ट्राईवैलेंट अपद्रव को मिलाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्राईवैलेंट, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए ट्राईवैलेंट अपद्रव को मिलाया जाता है। और ट्राईवैलेंट अपद्रव में कौन कौन आता है? तो अल्मुनियम आता है, ब्रॉन आता है, ये सब जो आता है यह ट्राईवैलेंट में आता है, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रखें। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए रहता तो जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव मिलाते? तो पेंटावैलेंट अपद्रव मिलाते, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में करें कि प्लांक नियतांक का मान होता है। प्लांक नियतांक का जो मान होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो 6.6
26 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, मेरा बी ऑप्शन में दे रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों, आप अच्छी तरह से इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि प्लांक नियतांक का जो बीमा होगा यानी डायमेंशन होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका यूनिट क्या है, जूल सेकंड। जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, ml² टी के पावर -2 होता है। ठीक है, और यह सेकंड तो टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो ml² टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डायमेंशन हो जाता है प्लांक कांस्टेंट का। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप दोनों याद रखिएगा, इसका वैल्यू हो गया बी ऑप्शन और यह डायमेंशन हो गया, आप दोनों याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की ओर। 12 नंबर में करें कि आँख की निकट और दूर स्थित दोनों वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को कहते हैं। निकट दृष्टि क्षमता, दूर दृष्टि क्षमता, समंजन क्षमता, इनमें से कोई नहीं। तो आँख की निकट और दूर स्थित दोनों वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता जो कहते हैं दोस्तों समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि किसी परिपथ में वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है, उसे कहा जाता है धारा कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है या शक्ति कहा जाता है, तो उसे प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहे हैं कि एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। एन टाइप अर्धचालक यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मुख्य धारावाहक होता है वो क्या होता है, होल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो एन टाइप कह रहा है, तो एन टाइप अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होता है वह इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। यही अगर आपको पी टाइप अर्धचालक पूछा जाता है तो वहाँ पे होल हो जाता है। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे जाकर आप मेरा दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और यह मेरा फिजिक्स का दूसरा टेस्ट है और पहला टेस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों संडे का संडे हम जो भी पढ़ाते हैं उसका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा यह दूसरा टेस्ट है। ठीक है, पहला टेस्ट हो चुका है, अगर आप देना चाहते हैं तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि इनमें से कौन आवेश रहित है। पहला ऑप्शन दे रहा है अल्फा कण, दूसरा में दे रहा है बीटा कण, तीसरा में दे रहा है फोटोन, चौथा में दे रहा है प्रोटॉन। तो आवेश रहित यानी चार्जलेस, कौन जो है चार्जलेस मैंने उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो फोटोन जो होता है दोस्तों उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोन। अल्फा जो होता है यह पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है, बीटा जो होता है नेगेटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन भी होता है जो पॉजिटिव चार्ज का होता है, लेकिन फोटोन जो होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा इसका, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल जीटीएम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। इससे हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, अगर आप मेरा फिजिक्स का चैप्टर वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सभी चैप्टर का वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी वो सभी वीडियो को भी जरूर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, यानी पृथ्वी के यहाँ पे देखिए यह अर्थ है, तो अर्थ यह मेरा यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल, यह हो गया साउथ पोल, यह इक्वेटर हो गया। ठीक है, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव, यानी यह मेरा चुंबकीय ध्रुव है नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, वहाँ पे नमन कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है, 0 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है या 60 डिग्री होता है या 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ या साउथ पोल पे पूछा जाए तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि 90 डिग्री होता है। ठीक है, नमन कोण के मान चुंबकीय ध्रुव पर जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इक्वेटर पे पूछेगा तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, आप इस वैल्यू को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। यही अगर विषुवत रेखा पे पूछा जाता तो 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 17 नंबर में करेक्ट कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कह रहे कि कार्बन कोड में कलर कोड में जो होता है लाल रंग का वैल्यू पूछा, लाला यहाँ पे लिखा गया दोस्तों, लाल होगा। ठीक है, लाल रंग का मान जो होता है वो क्या होता है, तो देखिए आपको ट्रिक बताए थे कि बी रोए जीबी के लिए। ठीक है, आपको ट्रिक बताए थे, तो यहाँ पे ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, तो नंबरिंग कहाँ से था 0 1 2
3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर रेड कलर के लिए कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि ग्रीन कलर के लिए कितना होता है, तब हमने हरा कलर के लिए, हरा रंग के लिए तो 5 हो जाता, येलो के लिए 4 हो जाता। इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 18 नंबर, 18 में कह रहा है कि द्रव एवं ऊर्जा तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध है। ई बराबर एम, ई बराबर एम स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर और ई बराबर 1/2 एम सी स्क्वायर। तो देखिए द्रव्यमान और ऊर्जा जो होते हैं तुल्य होते हैं, इनमें सही संबंध जो होता है दोस्तों वो ई इक्वल टू जो होता है एम सी स्क्वायर होता है। एम मेरा जो हो गया मास हो गया और सी जो हो गया लाइट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसमें दोनों रिलेशन जो हो गया यही सही है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 19 नंबर, 19 में कह रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 और m2 है। तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता है, तो सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जो होता है दोस्तों वह m1 इंटू m2 हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये सभी प्रश्न आपको हम पहले करवा चुके हैं दोस्तों। अगर आप वो सभी इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखें तो जल्दी से आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप शुरू से ही आप मेहनत करके आप सभी को याद करते चलिए, और जो प्रश्न आपको याद नहीं है आप उसे अपने कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। उससे जो होगा आपको जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे याद करने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। आपको वादा दिलाता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। यह सभी प्रश्न आपको जो करवा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा चलते हैं 20 में। 20 में कह रहा है कि हमारे रेटिना पर बना प्रतिबिंब है होता है हमारे आँख में, यानी हम भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस तरह का बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। तो वह जो होता है वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो फाइनली दोस्तों हम 20 प्रश्नों का जो था टेस्ट मेरा वह फाइनली हम कर चुके हैं। तो दोस्तों आपको काम करना है कि 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर आपका सही हुआ है, वो आप सही सही ईमानदारी के साथ आप हमें कमेंट करके बताइए कि 20 प्रश्न में से कितने प्रश्नों का आप आंसर सही किए हैं। अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप 20 में से 20 ज़रूर सही किए होंगे, ठीक है। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वो सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप जो है बेस्ट प्रिपरेशन अपने एग्ज़ाम का कर सकें, ठीक है। और जो भी प्रश्न आपका गलत हुआ है उसे आप नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए यह मेरा 20 प्रश्न खत्म हुआ। तो अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।